हेलो सीएमए इंटर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है रमनदीप सिंह, स्वागत है आपका मेरे चैनल एएफएलएम के अंदर। एंड गाइस, आज मैं आपका सीएमए इंटर लॉ का पेपर डिस्कशन करने जा रहा हूं। आपसे आंसर्स के बारे में बात कर रहा हूं। मेनली बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं एमसीक्यूज को लेकर, बाकी क्वेश्चन तो स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। एक दो केस स्टडीज भी थी, उनके बारे में बात कर लूंगा कि इनके एमसीक्यूज के आंसर क्या होंगे। एक एक चीज जो बच्चे हमसे गूगल ड्राइव पेन ड्राइव में पढ़े हैं, आप उनको जानते हो कि एक एक चीज क्लास की कराई हुई थी। अभी मैं बुक में दिखाऊंगा भी ये चीजें कहां थी। हालांकि एक दो क्वेश्चन इन्होंने अनअपडेटेड पूछे हैं, गलत पूछे हैं, लेकिन वो भी मैनेज हो सकते थे। बताऊंगा अभी क्या गड़बड़ी थी उसमें। तो शुरू करते हैं आंसर्स को वन बाय वन। और आज सारे आंसर बता रहा हूं कि इनके आंसर क्या होने चाहिए थे। और अपनी कुछ जो बच्चे हमारे पढ़े हुए हमसे, मैं आपको दिखा भी दूंगा हमारी बुक में चीजें कहां कहां हैं। पेपर कोई बहुत मुश्किल नहीं था, इंटर का पेपर लॉ का आसान था। अगर बच्चे ने ढंग से पढ़ रखा है और क्लासेस को पूरा पढ़ रखा है, क्लासेस निपटा रखी हैं, हमारी कोई भी चीज छोड़ी नहीं है, तो उससे एक एक चीज ऐसी है उसको आती होगी। कुछ भी उसको ऐसा नहीं होगा जो पेपर में नहीं आता होगा। शुरू करते हैं एमसीक्यू से। पहला एक एमसीक्यू था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर सोर्सेज ऑफ लॉ। अच्छा, मेजर सोर्सेज ऑफ लॉ इंडिया में तीन ही है। सोर्सेज ऑफ लॉ का मतलब है कि हमारे इंडिया में लॉ किस किस तरीके से, एक होता है कस्टम से, रिवाज से। जैसे हम 7 फेरे लेते हैं, शादी के 7 फेरे होते हैं, उसके लिए कोई लॉ में नहीं लिखा था कि 7 फेरे लेने हैं। वो पहले एक सप्तपादी नाम का कंसेप्ट हुआ करता था कि 7 फेरे लिए जाएंगे, उसको बाद में लॉ में डाला गया। तो मतलब वो लॉ कस्टम की वजह से बना, रिवाज की वजह से बना। जुडिशियल प्रेसिडेंट मतलब जजमेंट्स। और तीसरा लेजिस्लेशन मींस लॉ, जो पार्लियामेंट और पार्लियामेंट ऑल ओवर इंडिया वाले लॉ बनाती है, और स्टेट लेजिस्लेचर स्टेट टू स्टेट वाले लॉ बनाती है। तो वो हो गई। तो 3 मेजर सोर्सेज ऑफ लॉ हैं। तो कौन सा मेजर सोर्सेज ऑफ लॉ नहीं हुआ? तो आंसर इज डी, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। ये मेजर सोर्सेज ऑफ लॉ नहीं है, ऊपर वाले तीनों हैं। अगर आप हमारी बुक के अंदर देखोगे ये कंसेप्ट कहां है, तो मैं आपको दिखा दूं। हमारे जो अपने बच्चे हैं, आप लोगों ने सब पढ़ ही रखा है। स्टिल मेरे को जो लगेगा थोड़ा सा दिखाना है, मैं दिखा देता हूं। रुको, लो फटाफट करेंगे, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 15-20 मिनट की वीडियो के अंदर पूरा खत्म कर देंगे। सीएमए इंटर लॉ न्यू सिलेबस और कमर्शियल लॉ का क्वेश्चन है, इंट्रोडक्शन टू लॉ एंड लीगल सिस्टम इन इंडिया, ये पूछा गया। इसमें सबसे लास्ट पे चलते हैं, सोर्सेज ऑफ लॉ पे। तो वो पहले पेज पे ही लिखा हुआ था हमारी बुक के अंदर, सोर्सेज ऑफ लॉ कौन कौन से हैं। ये रे सोर्सेज ऑफ लॉ मेजर 3 है, कस्टम, जुडिशियल प्रेसिडेंट, लेजिस्लेशन। तो और उसने पूछा कौन सा नहीं है, तो सर कौन सा नहीं है, तो आंसर इज ये रहा, डी नहीं है। नेक्स्ट, एन एजेंट इज अ पर्सन एम्प्लॉयड टू डू एनी एक्ट फॉर अनदर और टू रिप्रेजेंट अनदर इन डीलिंग विद द फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फोर्थ पर्सन। तो इसका आंसर है थर्ड पर्सन। आंसर इज सी। देखो, एजेंट कौन है? जो प्रिंसिपल के लिए रिप्रेजेंट करता है आउटसाइडर से। जब किसी आउटसाइडर से कोई बंदा डील करता है, उसे हम थर्ड पर्सन बोलते हैं लॉ की भाषा में। अगर ये भी मैं आपको दिखाऊं तो बुक की वर्डिंग है। अगर ये बुक की वर्डिंग है, मैंने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खोल दिया, मैं एजेंट वाले टॉपिक की है, तो बुक की एज इट इज। किसी ने अगर लाइनें भी ढंग से पढ़ी है ना, तो उससे सॉल्व हो जाएगा। ये लो, तो इसका आंसर रहेगा थर्ड पर्सन, एजेंसी, कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्टिव एजेंसी। तो ये देखो, ये लाइन ये लिखी हुई, when a person employs another person to do any act for himself or represent him in dealing with the third person, it is termed agency। तो जब एजेंट किसी थर्ड पर्सन से डील करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? एजेंसी। जब बाहर वाले से डील करता है, उसे हम थर्ड पर्सन बोलते हैं। तो इसका आंसर होगा थर्ड पर्सन, सी। नेक्स्ट, in case of sale by auction, if the seller makes use of pretended bidding to raise the price, the sale is voidable at the option of the buyer। इस बायर के ऑप्शन है। देखो, pretended bidding क्या होती है? मान लो मेरा प्रोडक्ट बिक नहीं रहा, तो हमने क्या करा, जो ऑक्शन लगवाई वहां पे ना फेक बायर बुलवा दिए और फेक बिडिंग लगवा रहे हैं, वो हमारे ही बंदे हैं। अब फेक बायर की वजह से जो ओरिजिनल बायर वहां पे बैठा, उसको लगेगा कि यार कहीं ये ना खरीद ले, ये बिडिंग लगा कर अपनी, इसे हम बोलते हैं प्रिटेंडेड बिडिंग। मतलब जबरदस्ती के कस्टमर दिखाती है, झूठे कस्टमर दिखाती है, एक्चुअल में है ही नहीं। तो अब ऐसे केस में अगर कल को वो बायर इन्फ्लुएंस होकर उसको डर लग रहा है कि वो ना खरीदे तो मैं ही खरीद लेता हूं। अगर बायर वो प्रोडक्ट खरीद लेता है और कल को उसको लगता है कि यार ये प्रोडक्ट तो इन्होंने प्रिटेंडेड बिडिंग की है, ये तो मेरे को खरीदना ही नहीं चाहिए था, इन लोगों ने मेरे को फंसाया है, तो ऐसे केस में वो उस ऑप्शन को कैंसिल भी कर सकता है, उस कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल भी कर सकता है, और चाहे तो उसे वैलिड भी बना सकता है। तो उसका उसी को हम बोलते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल का होता है, आप चाहो तो वैलिड बनाओ, चाहे तो वॉइड बनाओ। तो ये ऑप्शन किसके पास होता है? बायर के पास होता है। थर्ड का आंसर है ए। ये भी हमारी बुक में कहां पे है, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये लो, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, ऑक्शन सेल का टॉपिक हमारी बुक में सबसे लास्ट में डाला हुआ है। और ये लाइन कहां लिखी हुई है वो भी दिखा देता हूं। ऑक्शन सेल्स, ये लास्ट लाइन है। इफ द सेलर मेक यूज ऑफ प्रिटेंडेड बिडिंग टू रेज द प्राइस, द सेल इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द बायर। ये हमारी बुक में ऑप्शन सेल का टॉपिक डाला हुआ है, सेक्शन 64 उसमें है। ये रहा। तो ऑप्शन किसके ऑप्शन पे वो
वॉइडेबल होती है, बायर के ऑप्शन पे वॉइडेबल होती है, तो इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ एंडोर्समेंट? आपको पता है ब्लैंक एंडोर्समेंट होती है, फुल एंडोर्समेंट होती है, रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट भी होती है, रिटन एंडोर्समेंट कोई नहीं होती, तो इसका आंसर होगा सी, रिटन एंडोर्समेंट। ये कोई एंडोर्समेंट नहीं होती, क्योंकि सारे एंडोर्समेंट लिख के ही करते हैं, वो तो इंप्लाइड है, अलग से कोई इसका कोई नाम नहीं होता रिटन एंडोर्समेंट। लेकिन रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट होती है, ब्लैंक होती है, फुल होती है, समझ लीजिए ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का क्वेश्चन है, ये भी हमारी बुक में ही है। मतलब मैं बार बार बुक नहीं खोल के दिखा रहा, मतलब मैं ये कह रहा हूं कि अगर एक बार अगर आपने हमारी बुक ढंग से कर रखी है तो आपको अलग से कुछ भी नहीं करना था, हमारे लेक्चर कर रखे उससे बाहर पेपर नहीं था, एक एक चीज आती हुई थी। नेक्स्ट एक क्वेश्चन, द इंप्लाइड अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर इज टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ द फर्म इन द यूजुअल वे। इसका आंसर होगा यूजुअल वे। अब ये वाला ना क्वेश्चन बच्चे को पल्ले नहीं पड़ा था। ये यूजुअल वे का मतलब होता है यूजुअल कोर्स। ये हमारी बुक के अंदर कहां है, दिखा देता हूं तुम्हारे को, ये लो, ये भी बुक में ही है, ये लो, पार्टनरशिप एक्ट खोला, ये इंप्लाइड अथॉरिटी का क्वेश्चन पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनरशिप इंप्लाइड अथॉरिटी का सेक्शन है 19। जरा हम वहां पे पढ़ते हैं कि इंप्लाइड अथॉरिटी कब कब मानी जाएगी। मैंने आपको याद होगा 3 कंडीशन कराई थी उसकी, ये रहा इंप्लाइड अथॉरिटी पार्टनर सेक्शन 19। इंप्लाइड अथॉरिटी के 3 कंडीशन है। पहला, जो उसने काम करा है वो यूजुअल कोर्स में करा होना चाहिए। यूजुअल कोर्स मतलब रूटीन वर्क में जो फर्म का काम है वही काम करा होना चाहिए, फर्म से रिलेटेड होना चाहिए और फर्म के बिहाफ पे होना चाहिए। तो यूजुअल कोर्स ही यूजुअल वे होता है, तो इसका आंसर होगा यूजुअल वे, जो वहां पे लिखा हुआ था ना यूजुअल वे, ये रहा, बी होगा इसका आंसर 5th का। नेक्स्ट, चैप्टर 5 ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट किस में डील करता है? आपको पता है फैक्ट्रीज एक्ट कई चैप्टर में डिवाइड है, जैसे कंपनी एक्ट 29 चैप्टर में डिवाइड है, ऐसे फैक्ट्रीज एक्ट भी कई चैप्टर में डिवाइड है। तो उसका चैप्टर 5 किस में डील करता है? तो 5 वेलफेयर मेजर्स में डील करता है। वेलफेयर मेजर्स में इसका आंसर होगा डी। वेलफेयर मेजर्स मतलब कैंटीन होनी चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए, इन मेजर्स में डील करता है फैक्ट्री के अंदर। तो क्वेश्चन 6 का आंसर होगा डी। नेक्स्ट, सेक्शन 55 कोड ऑफ वेजेस किस में डील करता है? ये भी हमारी बुक के अंदर ही है, ऑफेंसेस बाय कंपनीज में। इसका आंसर होगा ए, ऑफेंसेस बाय कंपनी। 6 का आंसर होगा ऑफेंसेस बाय कंपनी में डील करता है। नेक्स्ट, डैश, ये तो बहुत डिटेल में करा हुआ है। डैश मींस अ कंपनी इन व्हिच दैट अदर कंपनी हैज अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस बट व्हिच इज नॉट अ सब्सिडियरी। अगर एक कंपनी के अंदर कोई दूसरी कंपनी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होल्ड कर रही है लेकिन आप उसकी सब्सिडियरी नहीं हो, तो फिर ये कौन सी कंपनी है? वो एसोसिएट कंपनी। आपको याद होगा सेक्शन 2 क्लॉज 6 पढ़ा था हमने। एसोसिएट कंपनी डेफिनेशन हमने पढ़ा था। एसोसिएट कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जिसमें होल्डिंग कंपनी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होल्ड करती है लेकिन उसे सब्सिडियरी नहीं बनाती। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है? जब एक कंपनी दूसरी कंपनी में 20% या उससे ज्यादा की टोटल वोटिंग पावर होल्ड करती है तो वो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होती है। इसका आंसर होगा ए, एसोसिएट कंपनी। नेक्स्ट, एनुअल रिटर्न ऑफ 1% कंपनी इन द एब्सेंस ऑफ कंपनी सेक्रेटरी शैल बी साइंड बाय डायरेक्टर। आपको पता होगा 1% कंपनी में सीएस अपॉइंट करने की जरूरत नहीं होती। आपको पता होगा नॉर्मली जो एनुअल रिटर्न होती है उसका सेक्शन नंबर 92 है, और हम लोगों ने स्टार्टिंग में भी पढ़ रखा है। जब ओपीसी का सेक्शन पढ़ा था सेक्शन 2+62, वहां पे भी मैंने क्लास में भी बात बताई थी, इवन मैंने मैराथन में भी बताई हुई है यूट्यूब पे, कि ओपीसी की जो एनुअल रिटर्न होती है उसको साइन कौन करता है? नॉर्मली किसी भी कंपनी के एनुअल रिटर्न को साइन सीएस करता है, लेकिन अगर 1% कंपनी में सीएस नहीं है और आपको सीएस अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ओपीसी में सीएस मैंडेटरी नहीं है, तो आप खाली डायरेक्टर से साइन करवा सकते हो। तो इसका आंसर होगा डी, डायरेक्टर। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन गलत है, मैं दिखाता हूं गलत क्या मतलब। ये अनअपडेटेड क्वेश्चन है लेकिन स्टिल ये ठीक हो सकता है। ये पूछ रहा है अ स्टार्टअप कंपनी में इशू स्वेट इक्विटी शेयर्स नॉट एक्सीडिंग डैश ऑफ इट्स पेड अप कैपिटल। उसका आंसर है 50%, लेकिन यहां पे लिखा है ना अप टू 5 इयर्स। ये 5 इयर्स की लिमिट पहले हुआ करती थी, अब वो 10 इयर्स हो चुकी है, तो ये अमेंड नहीं करा इन्होंने, लेकिन वो 50% जो आंसर है वो ठीक है। मैं तुम्हें दिखा देता हूं ये क्वेश्चन से कहां से पूछा गया। ये लो, ये रहा, ये क्वेश्चन कहां से पूछा गया? हमारी बुक के अंदर ही, सीएमए लॉ बुक, सीएमए इंटर की लॉ बुक, उसमें कंपनी लॉ शेयर कैपिटल वाला चैप्टर, और ये क्वेश्चन पूछा गया स्वेट इक्विटी से, तो उसका सेक्शन नंबर है 53, सॉरी स्वेट इक्विटी का सेक्शन है 53 तो प्रोहिबिशन ऑन इश्यू ऑफ शेयर से डिस्काउंट है। ये रहा स्वेट इक्विटी 54, और इसका 54 नंबर सेक्शन में नीचे की तरफ अगर हम जाएं तो ये रहा वो क्वेश्चन की कंडीशंस फॉर इश्यू ऑफ स्वेट इक्विटी हमने पढ़ी थी। यहां पे एक ये लिखा हुआ कि कंपनी शेल नॉट इश्यू इक्विटी 15% से ज्यादा का इशू नहीं करेगी, लाइफ टाइम में 25% से ज्यादा नहीं करेगी, लेकिन अगर वो स्टार्टअप कंपनी है तो वो अपनी पेड अप कैपिटल के 50% तक के स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर सकते हैं, लेकिन वो 10 साल तक के लिए इशू कर सकते हैं, अप टू 10 इयर्स। मैंने लिखा है पहले लिमिट 5 साल की हुआ करती थी, लेकिन 2020 में लिमिट हटके 5 साल की जगह 10 साल हो गई थी। ऑल्दो इन्होंने ईयर के ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछा, इन्होंने लिमिट पे क्वेश्चन पूछा है, तो लिमिट कितनी है? 50%। इसका आंसर होगा ए, 50%। लेकिन इन्होंने यहाँ पे 5 ईयर लिखा, मैं वो बता रहा हूं कि क्वेश्चन गलत है, अमेंड होकर 10 ईयर लिमिट हो चुकी है। तो इसका 10th का आंसर होगा ए, 50%। नेक्स्ट, where the equity shares of a company are listed on recognized stock exchange, the employee stock option shall be issued in accordance with the
रेगुलेशन मेड बाय सेबी, आंसर इज डी। आपको पता है जब कोई भी कंपनी स्टॉक मार्केट पे लिस्ट हो जाती है तो उसको साथ में सेबी की रेगुलेशन भी फॉलो करनी पड़ती है। तो वही कह रहा है कि अगर आपने अपने इक्विटी शेयर जो आपने स्वेट इक्विटी के थ्रू इशू करे थे, अगर आपने उसको स्टॉक एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन के थ्रू इशू करे थे, अगर आपने उनको स्टॉक मार्केट पे लिस्ट करवा दिया तो आपको कौन सी रेगुलेशन फॉलो करनी पड़ेगी? साथ में सेबी की रेगुलेशन फॉलो करनी पड़ेगी। तो इस 9th का आंसर है डी, और सॉरी 11th का आंसर है डी। 10th हो गया ना, अब 11th आ गया। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन जो है ना मैंने इंटर के ऑडिट से पूछा है, हालांकि इसका थोड़ा बहुत हम लॉ में भी जिक्र करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स है, लेकिन मैं इसको बता देता हूं क्या है। कह रहा है वेयर ऑडिटर इज डिससैटिस्फाइड विद द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड फाइंड दैट ही कैन नॉट एक्सप्रेस अ प्रॉपर ओपिनियन ऑन द स्टेटमेंट, ही विल इशू, इसका आंसर होगा सी, अ डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। देखो क्या होता है, देखो अगर ऑडिटर पूरा सेटिस्फाइड है तो वो क्लीन रिपोर्ट देगा, वो उसका आंसर होता चाहिए था ए, वो सेटिस्फाइड होता। तो अगर ऑडिटर एक लॉ को ना, लॉ की भाषा में क्लीन रिपोर्ट को अनक्वालिफाइड रिपोर्ट बोलते हैं, अनक्वालिफाइड अगर लॉ की भाषा में। और अगर आपकी रिपोर्ट गलत है, मतलब अगर उसको लगता है कंपनी में फ्रॉड है, तो वो क्वालिफाइड रिपोर्ट देगा। ऐसा इसको ऐसा उल्टा बोला जाता है। देखो नॉर्मली आप लोग क्वालिफाई का मतलब अच्छा समझते हो, अनक्वालिफाइड का मतलब बैड समझते हो, लेकिन ऑडिट में ये उल्टा होता है। ऑडिट में अनक्वालिफाइड रिपोर्ट मींस क्लीन रिपोर्ट, क्वालिफाइड रिपोर्ट मींस बैड रिपोर्ट, ठीक है। और एडवर्स ओपिनियन का मतलब होता है जब उसको लग रहा है कि कंपनी में बहुत ज्यादा गड़बड़ी है तो एडवर्स ओपिनियन देगा। लेकिन देखो तो क्लीन रिपोर्ट वो देगा नहीं क्योंकि वो अपनी ओपिनियन ढंग से फॉर्म नहीं कर पा रहा, उसको गड़बड़ी लग रही है। क्वालिफाइड रिपोर्ट देगा नहीं क्योंकि उसको बिल्कुल भी बुरी नहीं लग रही है, ऐसा भी नहीं है। और एडवर्स ओपिनियन मतलब उसको बहुत ज्यादा बुराइयां दिख रही है तब वो देगा, उसको ऐसा भी कुछ नहीं दिख रहा। सिर्फ ये कह रहा है कि जो उसको चीजें बताई गई हैं उससे प्रॉपर्ली सेटिस्फाइड नहीं, तो प्रॉपर ओपिनियन फॉर्म नहीं कर पा रहा। तो प्रॉपर ओपिनियन फॉर्म नहीं कर पा रहा तो उसके केस में वो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देता है। ये टॉपिक ये रहा, मैंने ऑडिट की बुक खोली है अपनी, ये रहा यहाँ पे ऑडिट ऑडिट ऑडिट, ये रहा डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन वाला टॉपिक पढ़ते हैं हम। डिस्क्लेमर, ये रहा डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। ये तो क्वालिफाइड रिपोर्ट हो गई, क्वालिफाइड रिपोर्ट मींस बैड रिपोर्ट और अनक्वालिफाइड मींस गुड रिपोर्ट। Disclaimer of opinion. A disclaimer of opinion report is given to the auditor when he is unable to form an overall opinion about the matters contained in the financial statement. अगर उसको proper sufficient evidence नहीं मिल रहे हैं और वो proper तरीके से opinion form नहीं कर पा रहा, तो एक disclaimer दे देगा कि जितना मेरे को मिला है वो सही है, लेकिन मैं अभी भी संतुष्ट नहीं, मेरे को बहुत सारी चीजें मैंने मांगी थी लेकिन इन लोगों ने दी नहीं, तो वो उसका एक डिस्क्लेमर डाल देगा ऑडिट रिपोर्ट के अंदर, उसको हम बोलते हैं डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। तो इसका आंसर होगा डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, 12th का आंसर होगा सी। Next, every listed company shall establish a vigil mechanism for dash to report general, इसका आंसर होगा डायरेक्टर एम्प्लॉइज। अच्छा, विजिल मैकेनिज्म वाला कांसेप्ट ये फर्स्ट टाइम आया न्यू सिलेबस में, पहले नहीं था। हमारी बुक के अंदर हमने एक चैप्टर ऐड करा है, आपको याद होगा तुम्हारे न्यू सिलेबस में सीएम में इंटर में एक चैप्टर ऐड हुआ है कंपनी लॉ में, ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल कंट्रोल वाला। ये रहा सीएम में, सीएम में बुक्स, सीएम में इंटर लॉ न्यू सिलेबस। तो आपका जब मैं कंपनी लॉ खोलूंगा ना, तो कंपनी लॉ में एक नया चैप्टर ऐड हुआ ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल कंट्रोल। तो इसमें एक टॉपिक है ऑडिट कमेटी वाला, हमने ना लेकिन उसको यहां कवर नहीं कर रखा, हमने अपने लास्ट में नोट में डाल रखा, हमने उसको बोर्ड मीटिंग में कवर कर रखा है। ये रहा एक सेक्शन है ऑडिट कमेटी का 177, मैंने लिखा ऑलरेडी डिस्कस इन बोर्ड मीटिंग। ये जो विजिल मैकेनिज्म का टॉपिक है ना, ये बोर्ड मीटिंग वाले टॉपिक में कवर कर रखा हम लोगों ने, ऑडिट कमेटी वाला। मैं तुम्हें दिखाता हूं ये कहां पे है, ये रहा बोर्ड मीटिंग। तो अब इसमें मैं ऑडिट कमेटी दिखाता हूं टॉपिक, उसमें तुम्हारे को विजिल मैकेनिज्म मिल जाएगा। विजिल मैकेनिज्म का मतलब होता है कि कंपनी में एक विसल ब्लोअर मैकेनिज्म बनाया गया, मतलब अगर कंपनी में डायरेक्टर को और एम्प्लॉई को कोई भी दिक्कत है तो अपनी प्रॉब्लम को उनके पास रखेंगे और वो आपकी प्रॉब्लम को सुनेंगे, उसे हम बोलते हैं विजिल मैकेनिज्म। तो विजिल मैकेनिज्म को ऑडिट कमेटी मैनेज करती है। तो ऑडिट कमेटी का ये रहा टॉपिक, ये ऑडिट कमेटी का टॉपिक है। तो इसमें अगर हम यहां पे देखोगे तो आप इसमें पॉइंट नंबर देखो, अगर आपको दिखाऊं, ये गाइस नीचे से इग्नोर करना थोड़ा सा, मैं अगर आवाज आ रही है मैं 1 मिनट रुक जाओ, मैं आपको ये दिखाता हूं ऑडिट कमेटी वाली बात। ये रहा सेक्शन 177 सबसेक्शन 9, एवरी लिस्टेड कंपनी एंड द कंपनी बिलोंगिंग टू फॉलोइंग क्लास ऑफ कंपनी शैल एस्टैब्लिश अ विजिल मैकेनिज्म। लिस्टेड कंपनी को और कुछ अनलिस्टेड कंपनी को विजिल मैकेनिज्म बनाना होता है। और ये विजिल मैकेनिज्म किस लिए होता है? ताकि डायरेक्टर्स और एम्प्लॉइज अपनी प्रॉब्लम को उनके आगे रख सके। हमने क्लास में करवाई हुई है लाइन एज इट इज। तो इसका आंसर होगा डायरेक्टर और एम्प्लॉइज, इसका आंसर होगा ए 13th का। फोर्थ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? तो आती क्या है? सेल्फ मैनेजमेंट, सोशल अवेयरनेस, रिलेशनशिप मैनेजमेंट। क्या नहीं आता? कॉर्पोरेट मैनेजमेंट नहीं आती। तो इसका आंसर होगा सी। तो 14th का आंसर होगा सी, कॉर्पोरेट मैनेजमेंट। नेक्स्ट आता है होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस मस्ट एक्ट एंड टेक डिसीजन इम्पार्शियली। ये एथिक्स का क्वेश्चन है। पब्लिक ऑफिस मीन सरकारी ऑफिस, वहां पे पब्लिक ऑफिस के अंदर 7 प्रिंसिपल्स पढ़े थे।
तो वो कह रहा है उसमें एक प्रिंसिपल था कि पब्लिक ऑफिस का जो होल्डर होगा, मतलब जिसकी सरकारी नौकरी होगी, वो फेयरली काम करेगा, वो इम्पार्शियली काम करेगा, मतलब किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। ये इनमें से कौन सा प्रिंसिपल है? ऑनेस्टी वाला प्रिंसिपल है, सेल्फलेसनेस वाला, ऑब्जेक्टिविटी वाला, इंटीग्रिटी? इसका आंसर ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है कि कोई भी सरकारी नौकरी वाला हमेशा फेयर तरीके से काम करेगा, किसी के साथ गलत बिहेव नहीं करेगा। तो इसका 15th का आंसर हो गया सी, ऑब्जेक्टिविटी। ये हमारी बुक में कहां है, ये भी दिखा देता हूं, ये लो, एथिक्स के अंदर है। एथिक्स, ये मैंने खोला, इसके अंदर पब्लिक ऑफिस का पूरा अलग से एक टॉपिक डाल रखा है, पब्लिक ऑफिस। ये रहा 7 प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ। इसके अंदर बड़े सारे प्रिंसिपल हैं, इसमें से सेल्फलेसनेस, इंटीग्रिटी, इसमें ऑब्जेक्टिविटी वाला प्रिंसिपल पढ़ो। होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस मस्ट एक्ट एंड टेक डिसीजन इम्पार्शियली, फेयरली एंड ऑन मेरिट। ये वाला लाइन लिखे ना यहाँ पे, ऑब्जेक्टिविटी, फेयरली, इम्पार्शियली एंड ऑन मेरिट। तो इसका आंसर होगा ऑब्जेक्टिविटी। ये सारे एमसीक्यू खत्म हो गए आपके, बाकी सारे क्वेश्चन तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसमें क्लास में केस स्टडी थी कंपनी लॉ की, ये एक आई थी, बच्चा मेरे से पूछ रहा था इसका आंसर क्या होगा। आपको पता है कंपनी लॉ में एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट होते हैं, ये उसके ऊपर केस स्टडी थी। एडिशनल डायरेक्टर जो अपॉइंट होते हैं उसका सेक्शन है 161 सबसेक्शन 1। और एडिशनल डायरेक्टर को कंपनी के अंदर बनाने के लिए कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए होती। एडिशनल डायरेक्टर को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं टेम्परेरी बेस पे। अगर हमारे को डायरेक्टर की जरूरत है, और अभी हम वैसे देखो, आपको पता होगा कंपनी में शेयर होल्डर्स का पैसा लगा होता है, तो डायरेक्टर्स को अपॉइंट कौन करते हैं? शेयर होल्डर्स। लेकिन अगर आपके शेयर होल्डर्स को जनरल मीटिंग में अपॉइंट करेंगे, लेकिन अगर आपके पास जनरल मीटिंग बुलवाने का टाइम नहीं है और आपको डायरेक्टर को इमरजेंसी में अपॉइंट करना, तो आप उसे एडिशनल डायरेक्टर बनाकर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोर्ड मीटिंग बुलाकर अपनी मीटिंग में अपॉइंट कर सकते हैं। और इसको एडिशनल डायरेक्टर को बनाने के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए होती, कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। आप किसी अनपढ़ को भी एडिशनल डायरेक्टर बना सकते हो। तो अब तुम्हारे पेपर में इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए तुम्हारा क्वेश्चन डाला है, तो अभी तुम्हारे को दिखाता हूं। पहले कंपनी लॉ एंड एसबीसी, सॉरी सीएमए इंटर लॉ की बुक खोलते हैं। ये कहां से पूछा गया? कंपनी लॉ, ये रहा। ये अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स वाला हमारी बुक में चैप्टर था, ये रहा। इसके अंदर सेक्शन 161 से क्वेश्चन पूछा गया एडिशनल डायरेक्टर से। एडिशनल डायरेक्टर, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, रिटायरमेंट बाय रोटेशन और अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, ये रहा। अब इसके अंदर आएगा एडिशनल डायरेक्टर, ये ऑल्टरनेट डायरेक्टर हो गया। ये रहा अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल डायरेक्टर, सेक्शन 161 सबसेक्शन 1। इसको कब कौन अपॉइंट करेंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे एडिशनल डायरेक्टर्स को। ये कब तक अपॉइंट होता है? नेक्स्ट एजीएम तक के लिए अपॉइंट किया जाता है बस। और इसके लिए कोई, अगर इसको एक चीज याद रखनी कि अगर कोई एडिशनल डायरेक्टर शेयर होल्डर्स ने अपॉइंट नहीं कर, मान लो अभी आगे वाला ये टेक्निकल टॉपिक है, इसको छोड़ दो, भी डिटेल में बात करूंगा, पढ़ाने का टाइम नहीं है ये, अभी तुम्हारे को इतना समझ आ जाएगा। और एडिशनल डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए यहाँ पे सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं लिखी है 161 में कि उसकी ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, होनी चाहिए। बस इतना ध्यान रखना है कि एडिशनल डायरेक्टर को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं और ये अगली एजीएम तक के लिए अपॉइंट होता है। इसका सेक्शन है 161 सबसेक्शन 1। तो अब जरा ये क्वेश्चन देखो क्या था, इन्होंने केस स्टडी डाली है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ एबीसी लिमिटेड अपॉइंटेड मिस्टर वरुण एज एडिशनल डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे to look after the general operation of the company. Later, a shareholder, Mr. Arun, challenged the decision of the board of directors and filed a case in the court of law. Mr. Arun stated in his petition that the Varun is not competent as he does not hold any professional or academic qualification. मतलब डायरेक्टर्स ने एक बंदे को एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट करा, किसी शेयर होल्डर ने कोर्ट में जाकर ये बोल दिया कि भाई ये जो डायरेक्टर्स ने इस बंदे को एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट करा ये गलत है क्योंकि इसके पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है। आपने अब सेक्शन 161 पढ़ा है कि भाई एडिशनल डायरेक्टर के लिए क्वालिफिकेशन का कोई एज सच क्राइटेरिया नहीं है, वो इलिटरेट भी कोई एडिशनल डायरेक्टर बन सकता है, इवन कोई 12वीं फेल 10वीं फेल भी बन सकता है, तो उसकी कोई क्वालिफिकेशन है नहीं। तो पहला, स्टेट विद रीजन वेदर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ एबीसी लिमिटेड शुड रिव्यू एंड चेंज डिसीजन। क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपना डिसीजन चेंज करने की जरूरत है? आंसर इज नो, क्योंकि डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए कोई क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है ही नहीं। और नीचे आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछ रहे हैं कि स्टेट ब्रीफली द क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर द अपॉइंटमेंट डायरेक्टर। इंडिया में डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए कोई क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया है ही नहीं। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो होते हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, उनके लिए तो एक बार को फिर भी थोड़ा बहुत क्राइटेरिया बताया है कि उसको फाइनेंस की, लॉ की, ऐसी फील्ड की नॉलेज है। नॉर्मल डायरेक्टर के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो ये केस स्टडी बहुत सिंपल सी थी, इसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं, आपको कंफ्यूज करा गया। ठीक है जी, ये था आपका पूरा पेपर डिस्कशन। बाकी तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, तो इसमें कुछ डिस्कस नहीं करना। तो बाकी एमसीक्यूज बच्चों को जानने थे तो उसका मैंने सारा डिस्कशन कर लिया। ठीक है जी, ये सारी डिटेल हो गई। बाकी अगर आपको हमारी क्लासेस वगैरह चाहिए हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करके हमारी क्लासेस ले सकते हो। हम लोग सीएमए इंटर में ग्रुप 1 में मैं लॉ पढ़ाता हूँ, ग्रुप 2 में मैं ऑडिट पढ़ाता हूँ, बाकी पूरे ग्रुप भी हमारे पास अवेलेबल है, डेडिकेटेड टीम भी अवेलेबल है। तो अगर आपको हमारी क्लासेस चाहिए हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे 3 चीजें लिख के भेजना। आपका नेम XYZ जो भी है, आपका लेवल में आप लिखोगे सीएमए इंटर, एंड आपका पर्पस के अंदर आप लिखोगे इंक्वायरी फॉर सीएमए इंटर लॉ।
आप ये तीन, अगर लॉ लेना है तो, अगर ऑडिट लेना है तो इंक्वायरी फॉर सीएमए इंटर ऑडिट, दोनों लेने हैं तो इंक्वायरी फॉर सीएमए इंटर लॉ एंड ऑडिट, और पूरा पूरा ग्रुप लेना है तो इंक्वायरी फॉर सीएमए इंटर ग्रुप 1 या सीएमए इंटर ग्रुप 2। ऐसा ये तीन चीजें आप मेरे को व्हाट्सएप पे लिख के भेजना। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8802233513। इस पे तीन चीज लिख के भेज देना, मैं आपको डिटेल्स दे दूंगा, क्लासेस की प्राइसिंग, वैलिडिटी व्यू वगैरह वगैरह। यही नंबर मेरा स्क्रीन पे फ्लैश भी हो रहा है कि कॉल मत करना, खाली मैसेज करना, आप पे डिटेल आ जाएंगी। चलो बाय बाय, लव यू ऑल, टाटा। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आप लोगों को मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। लव यू ऑल, टाटा।